everyone. No, sorry. Hello elements. हाय एवरीवन. सो आज का हमारा चैप्टर रहेगा सबसे पहला चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग. ओके, केमिकल बॉन्डिंग में क्यों स्टार्ट कर रही हूँ? तो केमिकल बॉन्डिंग सबसे पहला स्टार्ट करने का मोटो ये है कि ये वाला जो चैप्टर है इसके अंदर हम देखेंगे कि क्यों केमिस्ट्री पढ़ना पड़ रहा है. बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में बहुत सारी चीजें ऐसे सीख लेंगे कि कोई एटम क्यों इसके साथ ही बॉन्ड बना रहा है, क्यों इसके साथ नहीं बना रहा है, वो सब अब अभी मैं इधर आपको समझाऊंगी. पर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज एटम. तो एटम मैंने इधर डेफिनेशन लिखी है. 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है एटम के, वो पूरा एटम डिस्क्राइब कर लेते हैं. क्या वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा, बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होगा. बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब कोई ऐसी चीज जिसको अगर बहुत सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे तो पूरी एक चीज बन जाएगी. फॉर एग्जांपल अगर मुझे बिल्डिंग बनानी है तो मैं बहुत सारे ब्रिक्स लगाऊंगी तो बिल्डिंग बनेगी. तो बिल्डिंग के लिए एटम कौन हुआ? हमारा एटम हुआ ब्रिक्स. बस वही होता है बेसिक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. इनडिविजिबल क्यों बोला? क्योंकि बट ऑब्वियस एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते. और यूनिक प्रॉपर्टी, सारे एटम अलग अलग होता है. जैसे कोई कैल्शियम का होगा, फिर कोई पोटेशियम का होगा, तो एटम्स आर डिफरेंट. टोटल कितने एटम्स होते हैं? 118 एटम होते हैं पीरियोडिक टेबल में. ओके, तो ये तो जनरल था, सबको पता था. अब एक 11 से स्टूडेंट से इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं कि मैंने एटम को क्यों समझाया केमिकल बॉन्डिंग में. तो एटम, सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा मेरा कि एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है. डू एटम एग्जिस्ट इन अ फ्री स्टेट? यस और नो? अभी तक हमने ऐसा देखा होगा, चलो मैं आप लोगों के लिए थोड़ा क्यूरियस क्वेश्चन डालती हूँ बीच में. ऐसा देखा होगा हमेशा कि हाइड्रोजन को जब वो लोग लिखेंगे ना तो ऐसे लिखेंगे, H2 लिखेंगे. हाइड्रोजन को ऐसे लिखते हैं. कभी ऐसा नहीं देखा होगा हाइड्रोजन को अकेला H लिखते हैं, ऐसा कभी नहीं लिखते. दे ऑलवेज यूज टू राइट H2. किसी भी बुक्स में देख लो. अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो हीलियम को कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे, उसको हमेशा ऐसे लिखेंगे. क्यों? तो ये सारी चीजें कौन समझाता है? ये वाला चैप्टर समझाता है. केमिकल बॉन्डिंग समझ आया. और ये चैप्टर सबसे पहले स्टार्ट करने का ये रीजन भी यही है. एक बार ये समझ जाओगे ना तो अपने आप केमिस्ट्री के लिए क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाएगी, क्योंकि इसमें पता चलेगा ना कि कौन सा एटम इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, क्यों उसके साथ उसने नहीं बनाया, जब बॉन्ड बनाया तो क्या क्या हुआ. ये बहुत नेसेसरी है. अगर कोई कंपाउंड बन रहा है, तुम लोगों ने जैसे चैप्टर 1 स्टार्ट कर लिया, अब उसमें कोई कंपाउंड आ गया, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट. अब तुम लोगों को यही नहीं पता है कि ये जो कंपाउंड है वो बना कैसे, वो आया कहां से, वही नहीं पता है. वो क्यों उसके साथ रिएक्ट हुआ, क्यों कार्बन ने ऑक्सीजन को ही लिया. तो ये सारी चीजें केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ेंगे. समझ आया इधर तक? अब फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, दैट इज अ बिग क्वेश्चन. मैं आंसर देती हूँ, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है. उसका रीजन क्या है? वो अनस्टेबल हो जाएगा. बेसिकली इसका यही मीनिंग है कि अगर वो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो अनस्टेबल होगा. तो अनस्टेबल होने का वैसे भी कोई मतलब नहीं है. अगर एग्जिस्ट करना है तो स्टेबल ही एग्जिस्ट करो. ऐसे ही एग्जिस्ट करके क्या करोगे? तो फ्री स्टेट में एटम्स होते हैं पर वो अनस्टेबल होते हैं. अब वो इतने ज्यादा अनस्टेबल होते हैं कि किसी ना किसी के साथ क्या हो जाएंगे? फ्रेंडशिप कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, बेसिकली कंबाइन हो जाएंगे. तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है. तो वो क्या करता है? तो हमारा जो एटम है वो एग्जिस्ट करता है कंबाइंड स्टेट में. क्यों कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा? व्हाई? चलो मैं आपको एक बात समझाती हूँ. एक एग्जांपल से समझते हैं. मेरा फॉर एग्जांपल मैं मेरी बात करती हूँ कि आई एम वेरी मच अनस्टेबल, आई एम वेरी डिस्टर्ब. तो मुझे किसी का साथ चाहिए कुछ शेयर करने के लिए. जैसे हमें फैमिली का साथ चाहिए कि मैं शेयर करूँ वो लोगों के साथ. तो फैमिली के साथ मैंने बातों को शेयर किया. अब मैंने शेयर किया, दैट मीन्स मैंने कोई बॉन्ड फॉर्म किया. बॉन्ड होता है, पर जैसे फ्रेंड्स का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो फ्रेंड्स के साथ हम बातें शेयर करते हैं तो एक बॉन्ड फॉर्म होता है, जिससे हमारा दिमाग स्टेबल रहता है. अच्छा हाँ, मैंने ये मेरी प्रॉब्लम इसके साथ शेयर कर ली, मेरा दिमाग शांत हो गया. क्लियर? एटम भी वैसा ही सेम करता है. अब वो अकेला है, पूरी दुनिया का टेंशन लेके घूम रहा है खुद के दिमाग के ऊपर, अनस्टेबल होगा. अब अकेले ही खुद के अंदर सब सोचते रहेंगे तो अनस्टेबल हो जाएंगे. अगर किसी के साथ शेयर करेंगे, बॉन्ड बनाएंगे, किसी के साथ फ्रेंडशिप करेंगे, तो कैसा होगा हमारा स्टेट? स्टेबल होगा. समझ आया? अब हम क्या करते हैं? हम स्टेबल होने के लिए लोगों से बात करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, मिलते हैं, जुलते हैं. वैसे ही एटम पता है क्या करता है? एटम की एक डिमांड होती है. क्या होती है वो डिमांड? वो एक रूल आता है 9th 10th में, रूल वो आ जाता है जनरली. वो रूल होता है
ऑक्टेट रूल। अब ये ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, तो जो ऑक्टेट रूल है वो ये बोलता है कि किसी भी एटम के वैलेंस शेल में, कौन से शेल में, आउटर मोस्ट शेल में, किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स कंपलसरी होने चाहिए। अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे दैट मीन्स वो एटम अनस्टेबल है। बस वैसा ही कुछ हमारे साथ होता है कि जैसे मेरी लाइफ है और उसमें किसी की भी लाइफ में एक डिमांड होती है कि भाई मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो मैं खुद को स्टेबल अज्यूम कर सकती हूँ कि हाँ लाइफ में जो चाहिए था वो मुझे मिल गया। अब ये एटम के साथ भी वैसा ही है, उसका क्या सपना होता है, उसकी क्या डिमांड होती है कि भाई मुझे मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ही मैं स्टेबल हो पाऊंगा। बस हमें वही करना है इसके साथ। तो 8 इलेक्ट्रॉन को स्टेबल करने के लिए वो कंबाइंड स्टेट में आता है। क्लियर हुआ? क्यों वो किसी के साथ बॉन्ड बनेगा, क्योंकि उसको उसकी डिमांड सेटिस्फाई करनी है। मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, अब उसके लिए मैं बॉन्ड बनाऊंगा, कुछ भी करूं, मुझे 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, वो उसकी डिमांड है। वैसे ही ये हो गया बड़े एटम के लिए, पर बहुत छोटे छोटे एटम्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन बहुत छोटा हो गया जिसके पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, फिर हीलियम हो गया जिसके पास सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये लोग कौन सा रूल फॉलो करते हैं, तो ये लोग, क्योंकि ये तो बहुत छोटे हैं ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन लेंगे तो भी बहुत अनस्टेबल हो जाएंगे, तो ये लोग कौन सा रूल फॉलो करते हैं, ये लोग फॉलो करते हैं डुबलेट रूल। डुबलेट रूल क्या बोलता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने होने चाहिए, वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। समझ आया इधर तक? बस ऐसे ही वो कंबाइन होता है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं इन जनरल पीरियोडिक टेबल से शुरू करता है। पीरियोडिक टेबल की बात करूं तो उसमें हमारा ग्रुप 1 आएगा, ग्रुप 2 आएगा, फिर 13, 14, डी ब्लॉक को छोड़ देते हैं, 13, 14, 15, 16, 17 तक हमारे जितने भी ग्रुप आएंगे 1, 2, 13 से 17, वो सारे के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना वो लेस देन 8 है। लेस देन 8 है, दैट मीन्स मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि सारे एटम अनस्टेबल हुए। कैन आई से दिस? सारे एटम अनस्टेबल हुए। कब अनस्टेबल हुए? जब वो उसके फ्री स्टेट में है। फ्री स्टेट मतलब अकेला हाइड्रोजन, अकेला सोडियम, मतलब उसके आगे पीछे कुछ नहीं होगा, H2 भी नहीं होगा, Na2 भी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अकेला होगा वो, तो अकेला अनस्टेबल होगा। अब पीरियोडिक टेबल के अंदर एटम से सारे अनस्टेबल है, इसीलिए वो बॉन्ड बनाने के लिए किसी को ढूंढते हैं। हम बोलते हैं ना कि भाई चुपचाप एटम बैठा रहे ना यार, क्यों बॉन्ड बनाने निकल रहा है, वो इसलिए बॉन्ड बनाए तो क्योंकि वो अनस्टेबल है। अब हम भी अनस्टेबल होंगे तो किसी के साथ तो बात करने जाएंगे, हम थोड़ी बैठे रहेंगे। बस वैसा ही एटम करता है, तो हम एटम पे क्यों चढ़ जाते हैं। डुबलेट रूल में हाँ, तो ग्रुप 18 को देखते हैं। पूरे पीरियोडिक टेबल में सिर्फ ग्रुप 18 ही ऐसा है जो स्टेबल है, क्योंकि ग्रुप 18 में कौन आएगा, एक हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2 ही होती है। इसमें 2 8, इसमें 2 8 8, इसमें 2 8 18 8, 2 8 18 18 8, 2 8 18 32 18 8। कितना है आउटर मोस्ट शेल में, 8 है। मतलब मैं बोल सकती हूँ दे आर स्टेबल। कभी भी अभी 11th तक आ गए हो तो कभी भी ऐसा देखा होगा कि हम लोगों ने ना बहुत सारे एटम्स को एक दूसरे के साथ रिएक्ट करवा लिया होता है 11th तक आते आते, पर कभी भी हमने नोबल गैस को नहीं देखा होगा किसी भी रिएक्शन में। अगर देखा होगा तो एज अ कैटालिस्ट या फिर एज अ रिएजेंट, या फिर वो कुछ रेट इंक्रीज या डिक्रीज करने होगा, वैसे ही देखा होगा। क्यों कभी भी उसको नहीं देखा किसी भी रिएक्शन में? इसका बेसिकली यही रीजन है, क्योंकि वो लोग हाईली स्टेबल है, तो वो लोग क्यों किसी के साथ बॉन्ड बनाएंगे। जब तुम स्टेबल हो तो फिर क्यों तुम अपने इलेक्ट्रॉन खामोका किसी को दोगे या फिर लोगे, क्यों बोझ लेना। बस वही है। तो ये सारे क्या फॉलो करते हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो करते हैं। और हीलियम जो है वो हमारा फॉलो करता है डुबलेट रूल। वैसा ही कुछ हाइड्रोजन के साथ भी होता है, वो आगे देखते हैं, अभी इधर तक नोट कर लो। अब ऑक्टेट रूल को एग्जांपल से समझते हैं। तो ऑक्टेट रूल में सबसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं सोडियम का। बहुत बेसिक सा एग्जांपल है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा, 2 8 1। कितना है वैलेंस में, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल होगा नहीं होगा, क्या करेगा, इसके पास 2 पॉसिबिलिटी है भाई, या तो तू 7 इलेक्ट्रॉन को कहीं से भी ला, कुछ भी करके ला, या तो फिर एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे।
अब 7 इलेक्ट्रॉन कौन उसको देगा, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स तो बट ऑब्वियस है कोई नहीं देगा। अच्छे रिश्ते रिश्ते वाला एटम होगा फिर भी उसको इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं देगा, तो क्या प्रेफर करेगा वो प्रेफर करेगा 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देना। 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा मतलब Na+1 बन जाएगा क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर लिया है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 2-8। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन बनी उसको हम बोलते हैं नोबल कॉन्फ़िगरेशन। क्यों इसको मैंने नोबल कॉन्फ़िगरेशन बोल दिया? पीरियोडिक टेबल का नोबल गैस याद है? स्टेबल होता है वो पूरी तरीके से, कभी रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता। हमने इधर देखा ये कौन है, ये सारा नोबल गैस है। अब ये लोग स्टेबल है तो अगर उसके जैसी कोई कॉन्फ़िगरेशन ला रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे, नोबल कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन किसके जैसे दिख रही है, नियॉन जैसे दिख रही है ना, तो मैं इधर लिख लूं नियॉन, बन गया ये स्टेबल। समझ आया? वैसे ही अब देखते हैं एक एग्जांपल हमारा। हाँ पर इधर और एक चीज है, अब इसको कंप्लीटली स्टेबल भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये अब एटम नहीं रहा, अब ये क्या बन गया, आयन। तो एटम कहां से स्टेबल हुआ, नहीं हुआ ना स्टेबल, ये तो आयन बन गया। और आयन मतलब सिंपली कुछ नहीं होता है, आयन मतलब एक अनस्टेबल एटम को ही आयन बोलते हैं। अब आप बोलोगे मैम यार ये क्या कर रहे हो यार, एटम फ्री स्टेट में अनस्टेबल होता है ऐसा आपने बोला, इसलिए हमने उसके एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया सोडियम के और फिर हमने उसको स्टेबल करके नियॉन की नोबल कॉन्फ़िगरेशन ला दी। पर अब फिर से बोल रहे हो ये स्टेबल नहीं है, क्या चल रहा है भाई, स्टेबल होगा कब, एक्साइटेड टू नो। तो ये भी स्टेबल नहीं है। क्यों ये स्टेबल नहीं है, क्योंकि उसके सिर पे क्या है, चार्ज है। अब जब भी हमारे सिर पे कुछ ना कुछ टेंशन होगा, कोई वर्कलोड होगा तो काम तो नहीं होगा, हम स्टेबल तो नहीं होंगे। वैसे ही हमारा ये जो आयन बना वो भी अनस्टेबल है। तो अब क्या होगा, अब जो होगा वो देखेंगे ये चैप्टर में, अभी नहीं बताऊंगी, ये चैप्टर में देखेंगे। समझ आया? तो इसने क्या फॉलो किया, इसने फॉलो किया ऑक्टेट रूल और उसके वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स ला दिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स ला दिए। वैसे ही अगर क्लोरीन के एग्जांपल लेंगे तो क्लोरीन में भी हमारी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी, क्लोरीन मतलब 17 तो 2 8 7 हो जाएगा हमारा। तो ये क्या प्रेफर करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन निकाल दूं या एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लूं, एक गेन कर लूं ज्यादा इजी हो जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्या कर लिया, गेन कर लिया, मतलब Cl माइनस हो गया, Cl माइनस हो गया मतलब इसकी कौन सी कॉन्फ़िगरेशन आ गई, 2 8 8। ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, आर्गन की। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नोबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आर्गन। समझ आया? अब ये भी स्टेबल नहीं है। मैम क्या चल रहा है भाई, एटम को अनस्टेबल था इसलिए आयन में ला दिया, अब ये सब भी स्टेबल नहीं है, चल क्या रहा है, देखते हैं आगे क्या चल रहा है। अभी इधर तक नोट कर लो। अभी तक हम लोगों ने जितनी भी चीजें देखी ना वो सिर्फ एक जनरल बेसिक इंट्रोडक्शन था। जिस किसी का भी 9-10 स्टैंडर्ड का जो केमिस्ट्री का बेस है वो वीक होगा वो इससे हो जाएगा, मतलब ये चैप्टर में जो नीडेड है उतना तो मैंने करवा लिया है। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक, और ये चैप्टर की जान है, ये लेविस। कौन है ये लेविस, साइंटिस्ट का नाम है। तो ये साइंटिस्ट ने क्या दिया था, तो इसने ना थोड़े सिंबल्स दिए थे एटम को लेकर, अब वो क्या थे वो देखते हैं। तो लेविस नाम के साइंटिस्ट ने ऐसा बोला था कि अगर तुम लोगों को किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाना है, किसी भी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दिखाना है। अब क्यों वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में उसने बोला, अंदर के इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, तो अंदर के इलेक्ट्रॉन के बारे में इसलिए नहीं बोला क्योंकि जब भी बॉन्ड फॉर्म होगा तो बॉन्ड फॉर्म होने के टाइम पे जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से वही पार्ट करेंगे ना, अंदर वाले तो सारे नोबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएंगे। वो कैसे पार्ट करेंगे, जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास सोडियम है, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 281। अब ये जो अंदर वाली चीज दिख रही है आप लोगों को 28, वो किसकी कॉन्फ़िगरेशन है, वो तो नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, नियॉन और बाहर ये थर्ड शेल है मतलब 3s1, ऐसे लिख सकती हूँ। तो अंदर वाले तो कभी पार्ट करेंगे ही नहीं, रिएक्शन में वो लोग पार्टिसिपेट करते नहीं है। पार्टिसिपेट कौन करेगा, पार्टिसिपेट करेगा हमेशा आउटर मोस्ट। इसीलिए ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसमें भी केमिकल बॉन्डिंग होगी, बॉन्ड फॉर्म्स होंगे। तो वो जो बॉन्ड फॉर्म्स होंगे उसको ही केमिकल बॉन्डिंग बोलेंगे। पर अब वो बॉन्डिंग किसके बीच में होगी, तो एक एटम और दूसरे एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में होगी। अंदर के इलेक्ट्रॉन्स नहीं जाएंगे, अंदर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स दे आर इन द नोबल कॉन्फ़िगरेशन, तो बाहर नहीं निकलेंगे। इसीलिए इसने
वैलेंस के बारे में बात की, तो इसने क्या बोला कि एटम के जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे ना, हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे डॉट से। किससे? अ सिंगल डॉट। उससे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि उसके पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, पर ये एक बेसिक टॉपिक है जो आगे के टॉपिक्स आएंगे उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं लेविस सिंबल में बेसिकली होता क्या है। तो उसमें होता कुछ नहीं है, एक हाइड्रोजन है, सिंबल है ना, तो कुछ रिप्रेजेंटेशन का ही होगा। तो एक हाइड्रोजन है, अब इसका लेविस सिंबल क्या होगा? इसका लेविस सिंबल ऐसा बन जाएगा। हाइड्रोजन में कितने होते हैं वैलेंस में? एक ही होता है, तो इसका लेविस सिंबल क्या बनेगा? ऐसा। समझ आए? अब एक एग्जांपल और लेते हैं, हम सारे ग्रुप्स का ही ले लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये ग्रुप लिखे हैं मैंने, तो उस अकॉर्डिंग ले लेते हैं। ग्रुप 1 में हम ले लेते हैं लिथियम को। तो जो लिथियम है उसके पास भी एक ही होता है, तो हम इधर बना देते एक। तो ये जो बना ना, उसको हम बोलेंगे उसका लेविस सिंबल। ग्रुप 2 में ले लेते हैं बेरिलियम को। इसके कितने होते हैं? 2 होते हैं, तो 2 बना देते हैं। फिर ग्रुप 13 में हम ले लेते हैं बोरॉन को। 1, 2, 3 3 होते हैं। फिर 14 में कार्बन को ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4। 15 में हम ले लेते हैं नाइट्रोजन को। 1, 2, 3, 4, 5। 16 में ले लेते हैं ऑक्सीजन को। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 17 में ले लेते हैं हम फ्लोरीन को। कितने होते हैं? 7। देखो चेक करो, मैंने सब में सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक की है। क्यों? क्योंकि लेविस ने क्या बोला था कि कभी भी बॉन्डिंग होगी तो उसमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे, इसलिए उसने लेविस सिंबल दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन के नाम पे। ग्रुप 18 में ले लेते हैं हीलियम ले लेते हैं, तो उसमें कितने होते हैं? 2 ही होते हैं। अगर मैं नियोन ले लूंगी तो उसमें 8 होंगे। बस ये जो सब है उसको लेविस सिंबल बोलेंगे। इजी सा टॉपिक है। आज के वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा है, जो ये चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले पता होना चाहिए। अब इसका पार्ट 2 आएगा जिसमें हम एक्चुअली चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।